मैंने सोच लिया है, मैं शर्त पूरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुमने शर्त पूरी नहीं की तो वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं भी तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूँ यार, लेकिन मैं शर्त पूरी नहीं कर सकता यार। एक ऐसी शर्त जो पूरी ना हो तो मौत के सिवाय और कुछ नहीं, और अगर पूरी हो तो भी जिंदगियां बचाना मुश्किल। ये कोई शर्त नहीं थी बल्कि मौत का एक खेल था। ये साल 2019 का एक दिल दहला देने वाला केस था, जिस साल को विदा देकर अब हम साल 2020 में आ चुके हैं। लेकिन गुजरा हुआ साल 2019 जब शुरू हुआ था तो उसके आगमन के साथ साथ कुछ ऐसी वारदातें सामने आई थी जिनमें कुछ जिंदगियों के लिए वो साल आखिरी साबित हुआ था, और इन सब की वजह बनी थी वो शर्त। 55, 56, 57, 58, 59, Happy New Year! अच्छा गाइस, एक सेकंड। मैं आप सबको वापस से नए साल की बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबसे यहां से जाने की इजाजत चाहूंगा। लेकिन गाइस, ये पार्टी यहां खत्म नहीं होती है। अब ये पार्टी मेरी तरफ से मेरी वाइफ मालिनी होस्ट करेंगी। मेरी 3:30 बजे की फ्लाइट है, मैं चलता हूं। लेकिन गाइस, आप सब लोग खूब एंजॉय कीजिएगा। हैप्पी न्यू ईयर गाइस! हैप्पी न्यू ईयर! बाय बाय बाय! हैप्पी जर्नी राहुल! राहुल, तू तो चला जाएगा पर तेरी बहन अभी तक नहीं आई। आपके हमारी फिक्र करने से वो कभी सुधरी है जब सुधर जाएगी। लेकिन राहुल, मम्मी, हम निमिषा को जितना रोकेंगे टोकेंगे वो उतना ही सीन क्रिएट करेगी, इसलिए उसे उसके हाल पे छोड़ दो। उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। अच्छा मम्मी, मुझे लेट हो रहा है, आप अपना और मालिनी का ख्याल रखना। 1 हफ्ते में लौट आऊंगा। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। बाय। तेरी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? होश में आ निमिषा, ये क्या तमाशा लगा रखा है सबके सामने? और तुम दोनों यहाँ खड़े क्यों हो? निकलो यहाँ से। माँ, वो मेरे दोस्त है, उनकी इंसल्ट मत करो। और ये भी तुम्हारी भाभी है। मम्मी जी, जाने दीजिए। एवरीवन, वी आर सो सॉरी। हमारी वजह से आज आपकी पार्टी खराब। भाभी जी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो निकलते, चलो। तुम दोनों नहीं जाओगे क्या? तुमने बिगाड़ा है इसे। रुको, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। हम यही पार्टी करेंगे इन लोगों की आंखों के सामने। सर, जहाँ पे वो लड़का घायल मिला था, हमने वहाँ पे पूछताछ की तो ये लड़की सामने आई। ये उस लड़के को जानती है। साहब, साहिल है वो। कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अभी बेहोश है लेकिन जल्दी होश में आ जाएगा। वैसे तुम क्या लगती हो उसकी?
मैं दोस्त हूँ उसकी। कितने टाइम से जानती हो उसको? कुछ महीनों से ही जानती हूँ। और रहता कहाँ है वो? उस्मानपुर में, लेकिन मुझे पता नहीं मालूम, उसने कभी बताया नहीं। साहब एक बार देख लो उसे। ठीक। हाँ शर्मा जी। पीछे रही। सर, इन 2 मर्डर के साथ साथ इस घर में लूट भी हुई है। 2 कत्ल हुए हैं, लूट हुई है। ये दोनों फीमेल्स यहाँ पे अकेली रहती थी? नहीं सर, एक बेटा राहुल और उसकी बहन निमिषा भी रहती है। राहुल कल मीटिंग के लिए सिंगापुर गए, उसको इन्फॉर्म किया है। और उसकी बहन निमिषा? सो उसका पता नहीं, और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ऐसे भी उसको अपनी फैमिली की कुछ पड़ी नहीं है। मतलब? सर, हमारी सोसाइटी में 5 घर है और हर साल एक घर का नंबर आता है जो न्यू ईयर की पार्टी देता है। कल न्यू ईयर की पार्टी शुरू हुई तो राहुल निकल गया क्योंकि उसको सिंगापुर जाना था, और उसके बाद उसकी बहन नशे की हालत में अपने दोस्तों के साथ आई थी। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, हम यही पार्टी करेंगे। तेरी पार्टी तो मैं अभी बुलाती हूँ। चल जरा, तुम लोग पार्टी। मेरे दोस्त हैं वो लोग, ये लोग मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, और मैं तुम लोगों को छोड़ के अभी जा रही हूँ। निमिषा के साथ उसके दोस्त कौन थे? सर, मैं तो नहीं जानता हूँ उन्हें। राहुल और निमिषा का फोन नंबर है आपके पास? जी सर, पूरी सोसाइटी में कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और सर यहाँ का गार्ड भी गायब है। नाम क्या है गार्ड का? जयदेव मिश्रा, एएसए सिक्योरिटी एजेंसी से हायर किया है। सर, एक दिन उसका राहुल से बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। कैसा झगड़ा? राहुल की वाइफ मालिनी को लेकर झगड़ा हुआ था। मालिनी के साथ बदतमीजी कहाँ से गए? छोड़ूंगा नहीं। तो गार्ड को निकाला क्यों नहीं उसी वक्त? सर, उसने माफी मांगी तो उसको फिलहाल नोटिस पीरियड पे रखा हुआ था। सर, मेरी अभी राहुल से बात हुई। सिंगापुर से 5 घंटे बाद इंडिया की फ्लाइट है, उसी से आ पाएगा वो। आकाश, सर, वो गार्ड अपने घर पे नहीं मिला है। उसके एक पड़ोसी ने बताया कि वो अभी थोड़ी देर पहले घर से निकला है। हो सकता है भागने की फिराक में। सभी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर उसकी फोटो सर्कुलेट करवा। ठीक है सर। गार्ड और निमिषा अपनी माँ और भाभी से झगड़ा करके घर चली, अब वो भी गए। पता करो वो कहाँ, और उसके दोनों दोस्त, उनके बारे में पता करो। सर, हेलो सर, आपका रेगुलर कोर्स है। कैसा है? बहुत अच्छा है। चांदनी चौक से खरीदा है, पूरे 200 रुपए में। चांदनी चौक? हमें तो कभी नहीं लेके गए तुम चांदनी चौक, अकेले होके आ गए। अरे यार, तुझे तो मैं कुल्लू मनाली लेके जाऊंगा, पहले एक बार शादी तो कर ले। और मैं तुझे जहन्नुम पहुंचाऊंगा साले, तेरी तो। छोड़ उसे। साले तो तुम हो इसके, होने वाला बहनोई है तुम्हारा, समझे? अगर ऐसा हुआ ना, ना बहन रहेगी ना बहनोई, दोनों को काट के फेंक दूंगा, समझी? साले
मैं जानती हूँ तुम्हारा गुनहगार कौन है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना साहिल। साहिल, साहिल, डॉक्टर, डॉक्टर, देखिए ना क्या हो रहा है इसे। बात की सर, वो गार्ड आनंद विहार बस स्टॉप से यूपी की बस पकड़ने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने उसे दबोच लिया। बस आधे ही घंटे में वो गार्ड यहाँ पर होगा सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैं डर गया था कि आप लोग मेरे ऊपर शक करो। राहुल की वजह से तुझे नौकरी छोड़ने का नोटिस मिला था, इसी बात का बदला लिया ना तूने। और राहुल की बीवी के ऊपर तेरी बुरी नजर थी ना। मैडम ने गलत सोच लिया था साहब। अरे भैया, वो वाली इंग्लिश फिल्म जरा हमको भी दिखाओगे क्या? भैया बड़ा मजा आएगा, हम कहते थे। मैडम सॉरी। हाथ कैसे लगाया तुमने? और फिर राहुल साहब ने भी आके बेकार में बजा दिया। उस वक्त तू ड्यूटी पे था ना, फिर तेरी ड्यूटी पे रहते इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? साहब मानता हूँ कि मैं ड्यूटी पे था, लेकिन उस रात मैंने थोड़ी सी पी ली थी साहब। सुबह जब आँख खुली तो राहुल साहब का घर का दरवाजा खुला दिखा साहब। वहां जाके देखा तो अंदर 2 लाशें पड़ी थी साहब। मैं डर गया कि पुलिस मुझे पकड़ ली और फिर मैं भाग गया साहब वहां से। तू भागा इसलिए था क्योंकि तूने उन किलर्स को एंट्री दी थी। तू भी उनके साथ मिला हुआ था ना। चल सच सच बता, और कौन कौन शामिल है इस कांड में, और ये लूट का माल कहां रखा है? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। हमने उस गार्ड को बहुत तोड़ा, लेकिन वो कुछ उगल नहीं रहा। क्या आपको किसी और पर शक है? सर, उस आदमी पर भरोसा मत कीजिए सर, पक्का उसी ने कुछ किया है सर, तभी तो वो भाग गया था। आपकी बहन निमिषा कहाँ है? हमें पता चला है कि आपकी बहन की आपकी माँ या आपकी बीवी किसी से नहीं बनती थी, सब उससे परेशान थे। और जिस दिन वो घर से गई उस दिन भी आपकी माँ और बीवी से झगड़ा करके गई। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? सर, वो मेरी बहन है। माना कि वो थोड़ी बिगड़ैल थी, लेकिन सर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सर प्लीज आप उसे ढूंढिए। आप हमारी मदद कीजिए। आप निमिषा के दोस्तों के बारे में कुछ तो जानते होंगे। सर, मैं हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहता था, और फिर निमिषा को भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। हमें आपकी बीवी और माँ की कलाई पर ये कुछ मार्क्स मिले। इन मार्क्स से रिलेटेड आपको कुछ भी पता है? ध्यान से देखिए, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत काम की हो सकती है। सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। एक ही झटके में मेरी पूरी फैमिली। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि जिस चाकू से मालिनी और सरिता के गले रेते गए और कोई कातिल कत्ल करने के बाद इन औरतों की कलाई पर ये एक्स के मार्क क्यों बनाएगा? सर, किलर का मकसद सिर्फ लूट और मर्डर ही नहीं लगता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मालिनी के साथ रेप भी हुआ था, वो भी इसकी हत्या के बाद। कत्ल करने के बाद रेप, ये किलर जो भी है बहुत ही विकृत मानसिकता का है। ये वो गार्ड भी हो सकता है, उसी की मालिनी पर बुरी नजर थी। उस गार्ड को बहुत तोड़ा, लेकिन वो कुछ उगल ही नहीं रहा। एक बात और सर, मालिनी की बॉडी पर 2 आदमियों के डीएनए मिले। 2 लोग? उस रात निमिषा के साथ भी उसके 2 दोस्त देखे गए थे। निमिषा का कुछ पता चला? नहीं सर, निमिषा का कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद सभी नंबर्स में से मैं 2 लड़कों को जीरो डाउन कर रहा हूं, जो उस रात पार्टी में निमिषा के साथ देखे गए थे। 2 कत्ल हुए, कत्ल के बाद मालिनी का रेप किया गया। मामला सीरियस है। क्या है यार, जब देखो तब कपड़े उतारने के चक्कर में लगे रहते हो। तुम्हें दिखता हूँ ना तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता। ये भावना अपने तक रखो, वरना कोई और भावना ढूंढ लो अपनी हवस पूरी करने के लिए। सुनो,
सिद्धिका रुको ना। टाइम नहीं है मेरे पास, पापा वेट कर रहे हैं घर पर। सुनो सिद्धिका, सुनो ना। हेलो सर, हेलो, आपका रेगुलर पिज्जा। थैंक यू। चाय पियोगी? नो थैंक यू सर। आप रोज मेरी खिदमत करती हो, ये पिज्जा लेकर आती हो, मुझे भी तो मौका दो। सर, निमिषा के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी नंबर मिले हैं उनमें से मैंने इन 2 लड़कों को जीरो डाउन किया और सब पड़ोसियों ने भी कंफर्म किया है कि यही दोनों लड़के उस रात निमिषा के साथ देखे गए थे। सर, ये है मनोहर, लेकिन इसका फोन बंद है अभी और इसके फ्लैट पर भी कोई नहीं है। और ये है रुपेश, ये मिल गया सर, हमारी कस्टडी में है। सर मुझे मालूम नहीं कि सर निमिषा कहाँ है सर। और मनोहर, वो कहाँ है? मनोहर? कौन मनोहर सर? तो जो मनोहर को घर लेकर गई थी ना निमिषा, कहाँ है मनोहर? निमिषा उसे मनु बुलाती थी सर, मुझे मालूम भी नहीं कि उसका नाम मनोहर है सर। निमिषा मनु का दोस्त है, इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं सर। तो फिर उस रात निमिषा को कहाँ लेकर गए थे तुम दोनों? वो हमें लेके गई थी सर, मैं तो बस उसके साथ था। अरे मम्मी नहीं होती ना तो आज हाथ उठ जाता मेरा उन पे, बेकार में जड़ दिया यार। अबे ये सब छोड़ो यार, अब ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? जान लूं मैं। अबे तू छोड़ ना यार, तू पुड़िया लेकर आना यार अंदर से। अल्कोहल के ऊपर ड्रग्स लेगी, अबे मर जाएगी। अरे यार, तेरे हिस्से की उम्र खा रही हूँ क्या मैं? तुम्हार अनु, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दे यार। ड्राइवर समझा है क्या? चल निकल। मैं बहुत मुश्किल से घर पहुंचा था, मुझे नहीं पता कि उसके बाद वो दोनों कहाँ गए थे। मतलब तो खुद को भी बचा रहा है और मनु को भी। बेटा सच तो यह है कि उन थप्पड़ों का बदला लेने के लिए तूने और मनु ने मिलकर पहले निमिषा की भाभी और माँ को मारा और फिर निमिषा को भी गायब कर दिया। सर ऐसा नहीं है सर। सर मुझे तो कहानी कुछ और ही लग रही है सर। कौन सी कहानी? निमिषा अपनी माँ और भैया भाभी से बहुत तंग थी सर, और मनु निमिषा के लिए कुछ भी कर सकता था सर। मतलब तो कहना चाहता है कि निमिषा ने मन्नू के साथ मिलकर अपनी माँ और भाभी को मरवा दिया और फिर अपनी भाभी का रेप भी करवा दिया। देख, तेरा डीएनए टेस्ट होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। उससे तो अच्छा है कि तू उगल दे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ चल, मैं तुझे बात करती हूँ। हाँ, बाद में बात करती हूँ। बाय। हेलो सर। हेलो। आज अंदर नहीं बुलाएंगे? अरे आप आइए ना, आपको तो इस घर में हमेशा वेलकम। सर, इस मनोहर का एक नाम मन्नू भी है। खबरियों से इंफॉर्मेशन मिली है कि ये मनोहर और मुन्नू एक ड्रग्स पैडलर है। मैंने अपने खबरियों को मन्नू का ठिकाना पता करने के लिए लगवा दिया है और ड्रग्स डीलिंग से जुड़े केसेस के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उन सबको भी उठवा रहा हूं मैं। निमिषा की एक ड्रग पेडलर से दोस्ती, लेकिन उसकी अपने घर में किसी से नहीं बनती, न मां से न भाभी से। और राहुल ने हमें बताया कि इस सब के लिए राहुल को जिम्मेदार मानती थी। इनके घर के जरा अंदरूनी हालात पता करो, हो सकता है ये अंदरूनी मामला और क्राइम को इस तरह अंजाम दिया गया ताकि लगे कि बाहरी मामला। यहां इतना कुछ हो गया और तुम ये सब, प्लीज मुझे फोन करना बंद करो। तुम्हें पता है यहां क्या क्या हुआ है? सर, अगर ऐसा है तो इन लाशों पर एक्स मार्क्स की कहानी हमें भटकाने की कोई चाल हो सकती है। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है, बट यू नेवर नो, हो सकता है इन एक्स मार्क्स के पीछे भी कोई और ही कहानी छुपी है। फाइंड आउट। ओके सर। ये केस जितना आसान नजर आ रहा था, असल में उतना ही उलझा हुआ था। और उन लाशों पर मिले क्रॉस मार्क्स रहस्यों की लकीरें साबित हो रहे थे और अखबार की सुर्खियां उन्हें और भी ज्यादा सनसनीखेज बना रही थी। एक तरफ पुलिस मालिनी और सरिता के मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी और वहीं एक और लड़की का मर्डर हुआ था जो फिलहाल पुलिस की नजर में आया ही नहीं था।
लेकिन इस सब में निमिषा और उसके दोस्त मनोहर और मन्नू के गायब होने का क्या रहस्य था? एक तरफ पुलिस निमिषा को भी विक्टिम मान रही थी और वहीं निमिषा के गायब होने की यह थ्योरी भी बनाई जा रही थी कि कहीं इन मर्डर्स में निमिषा का हाथ तो नहीं था। लेकिन इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात मालिनी की लाश के साथ हुए रेप का खुलासा था। लिहाजा इस एंगल को मालिनी से जुड़ी बातों से जोड़ना लाजमी था। और फिर इस केस में कुछ ऐसा मिला जिसने पुलिस की थ्योरी को फिर से बदल दिया। सर, मैंने मालिनी के पुराने दोस्तों से बात की तो पता चला कि मालिनी और राहुल का आपस में उनकी शादी से पहले फिजिकल रिलेशन था। लेकिन ये राहुल मालिनी से शादी करने के बजाय किसी और लड़की से शादी कर रहा था, जिसके बाद मालिनी ने राहुल पे उसका रेप चार्ज लगाने की धमकी दी थी। व्हाट? हाँ सर, और इसी धमकी के डर से राहुल ने मालिनी से शादी की थी। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। शादी करना चाहता है तो किसी और से, लेकिन करनी पड़ गई मालिनी से, है ना? जी, प्रेरणा को देखते ही मुझे राहुल पे नाज हो गया। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। और जब आपको आपके बेटे की हरकतों के बारे में पता चलेगा ना, तब घिन आएगी आपको। कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस गई? वो तुम अपने भाई से पूछो क्या लगती हूँ मैं उसकी। इसका अफेयर मुझसे है और शादी इस लड़की से कर रहा है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं मॉलेस्टेशन का केस तुम पर फाइल कर दूंगी। जो भी हुआ, लेकिन सर अब मैं मालिनी को अपनी बीवी स्वीकार कर चुका था। और तेरी गर्लफ्रेंड प्रेरणा, उससे तब भी टच में हो ना? झूठ मत बोल, रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। राहुल, मुझे तुमसे मिलना है। प्लीज प्लीज देखो, मना मत करना। यहाँ इतना कुछ हो गया और तुम ये सब। प्लान बड़ा अच्छा था तुम्हारा। उस रात सिंगापुर चला गया और यहाँ पर मर्डर की सुपारी दे गया। वो लूटपाट, एक्स का निशान, वो सब तेरा ही दिमाग था, हमें भटकाने के लिए। अपनी बीवी से इतनी नफरत कि उसकी लाश के साथ रेप करवाया तुमने। बस कीजिए सर, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। अपनी मां को क्यों मरवाऊंगा मैं? तेरी बहन गायब है। आप लोग असली गुनहगार को तो पकड़ नहीं पा रहे, तो मुझ पर ऐसे आरोप लगाने लगे। ठीक, तुम जा सकते। इस पर इसकी गर्लफ्रेंड प्रेरणा, नजर रखो दोनों। सर, कंट्रोल रूम से फोन आया था, बुद्धा गार्डन के पास एक लड़की की लाश मिली है। पीछे हटिए। प्रकाश, लाश की हालत देख के लग रहा है कि इसका मर्डर 2-3 दिन पहले ही हुआ है। 5 एक्स मार्क्स। तो क्राइम सीन पे इस लड़की की पहचान की कोई लीड नहीं मिली है। और ये देखिए सर, इस लड़की के हाथों पर भी वैसे ही एक्स मार्क्स हैं जो मालिनी और इसके साथ सरिता जी के हाथों पर थे। सर, उस डबल मर्डर और एक्स मार्क्स की खबरें अखबारों में बहुत छप रही हैं। तो हो सकता है कि किसी ने उन मर्डर्स का मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करके इस लड़की को मारा हो। गौर करने वाली बात यह है कि इस लड़की की कलाई पर 5, मालिनी के हाथ पर 1 और मालिनी के साथ सरिता जी के हाथ पर 2 एक्स के निशान। तो हो सकता है इस लड़की के कत्ल का इन दोनों मर्डर से कोई न कोई ताल्लुक हो, या निमिषा और मन्नू से। और ये दोनों ही गायब हैं सर, कोई ना कोई रास्ता है। साहिल, साहिल, नर्स आंखें खोल रहा है। साहिल, 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 हाँ हाँ, आंखें खोलिए। मैं सलमा, सलमा, मेरी तरफ देखिए ना साहिल, देखिए मैं हमारा रिश्ता किसी गलतफहमी की वजह से नहीं टूटा था। मालिनी ने जो कहा था वो एक सच था, और जब मैं उससे झूठ बोलकर तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा था तो तुमने नहीं माना। देखो राहुल, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहती। तुम एक होने के बाद भी तुम्हारी कमी हमेशा महसूस की है मैंने। और अब जो तुम कर रही हो वो मुझे सही नहीं लग रहा। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? ये मन्नू ड्रग पेडलर, कब तक ढूंढते रहेंगे उसे? अभी तक कोई लीड क्यों नहीं मिली? सर, हमने जिन ड्रग पेडलर्स को उठाया था उनके पास से मन्नू के 2 नंबर मिले थे, लेकिन सर दोनों नंबर बंद आ रहे हैं। तो क्या करें? आपके हाथ रख के इंतजार करें कि वो अपना नंबर कब ऑन करेगा? 24 घंटे का वक्त है। 24 घंटे के अंदर अंदर ये मन्नू मुझे यहां चाहिए। सर, कमिंग सर। कहाँ? तो जिस लड़की की लाश हमें जंगल में मिली थी उसकी पहचान पता चल गई है। उस लड़की का नाम सिद्धिका है। इस सिद्धिका का
मालिनी या उसकी सास सरिता से कोई कनेक्शन? नहीं सर, ऐसा तो कोई कनेक्शन नहीं मिला। इवन सिद्धिका के फादर तो राहुल की फैमिली में से किसी को जानते तक नहीं है। लेकिन हाँ सर, सिद्धिका के एक बॉयफ्रेंड का पता चला है। इसका नाम है कौशल। और सर, साकेत पुलिस से पता चला है कि सिद्धिका का फोन जिस एरिया में बंद हुआ था, उस एरिया में इस कौशल का फोन भी अक्सर एक्टिव रहता था। साहिल, बताओ कौन था वो? किसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी? क्या हुआ साहिल? बताओ, किसने हमला किया था तुम्हारे ऊपर? मैंने किसी को नहीं मारा सर। तिवारी, सर, मैं तो सिद्धिका से बहुत प्यार करता था, मैं उसको क्यों मारूंगा? जहां पर सिद्धिका की लाश मिली वहीं पर तू उससे मिलता था। और जिस दिन जिस एरिया में सिद्धिका का मर्डर हुआ, उस दिन उसी एरिया में तेरा फोन भी एक्टिव था। वो उस दिन मुझसे मिलने वाली थी, मैं वहां गया तो वो वहां पे नहीं थी और उसका फोन भी बंद आ रहा था। सर, सच बता रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। सर नहीं मारा मैंने किसी को। पुलिस, चल। रुक सर निमिषा कहाँ है? सर, निमिषा ने कुछ नहीं किया सर। सर, मैंने भी कुछ नहीं किया। जो पूछ रहा हूँ वो बता, निमिषा कहाँ है? अरे जाना मन्नू, तू लेके यार कार के अंदर से। अरे यार निमिषा, वो रुपए सही बोल रहा था। फिर दारू के साथ ड्रग्स लेगी तो मर जाएगी तू यार। अबे साला तू भी फट्टू है, मैं खुद ले लेती हूँ, चल। निमिषा, ए निमिषा, निमिषा, सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, ये खुद अपनी मौत मरी है। मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए मैंने इसकी लाश यहाँ लाके फेंक दी, पर मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, कोई मर्डर नहीं किया। तेरा बाप आया तेरी जमानत लेकर, अभी तो छोड़ रहा हूं, लेकिन पता चला कि तूने कुछ किया है तो बचेगा नहीं तू। निमिषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह सामने आया था कि निमिषा की मौत ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि पुलिस मनोहर और मन्नू पर भी पूरी तरह से भरोसा कर रही थी। वहीं राहुल, प्रेरणा, रुपेश और सिक्योरिटी गार्ड जयदेव भी। लेकिन निमिषा का केस मालिनी, सरिता और सिद्धिका के केस से इसलिए भी अलग था और इस एक्स मार्क की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। पर मुझे इन मर्डर्स में कनेक्शन नजर आ रहा है। 3 और 4 गायब है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि 2 मर्डर्स और हुए हैं जिनकी लाशों पर 3 और 4 एक्स के मार्क्स हैं? एग्जैक्टली। और शायद ये किसी सीरियल किलर का काम हो सकता है। 1X, 2X और 5X, बीच में 3X और 4X गायब है। आसपास के थानों में पता करो। मालिनी, सरिता और सिद्धिका के मर्डर के दौरान जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हैं, सबके बारे में पता लगाओ। साहिल, तुम ये मत समझना कि मेरा भाई मेरे लिए तुमसे बढ़कर है। तुम जिंदगी हो मेरी। साहिल, ऐसे पत्थर बन के मत रहो ना, मैं मर जाऊंगी। जय सर। लेकिन अभी भी इन तीनों केसेस की कड़ियां आपस में ठीक से मिल नहीं रही हैं। सिद्धिका, सरिता और मालिनी के बीच में हमें कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन इन तीनों वारदातों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और वो कनेक्शन क्या है इसका हमें पता लगाना है। हेलो सर, योगेंद्र शर्मा के पड़ोसियों से पता चला है कि काफी टाइम पहले तक यहाँ पर एक मेड भी काम करती थी, जो काफी दिनों से यहाँ पर नहीं दिखी। कौन थी वो मेड, और उसका इस कत्ल से क्या ताल्लुक? सर, उस मेड के बारे में तो यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन एक कॉमन बात का पता चला है। हाँ सर, योगेंद्र जी मेरे दूर के कजिन थे। आपके दूर के कजिन का कत्ल भी ठीक उसी वक्त हुआ जिस वक्त आपकी पड़ोसन। ये इत्तेफाक हमें कुछ समझ में नहीं आया। सर, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। योगेंद्र भैया से महीनों पहले बात हुई थी मेरी। क्या बात हुई थी?
उन्हें एक मेड की जरूरत थी। मैंने अपनी मेड से कहा कि एक टाइम उनके यहाँ भी काम कर लिया करे। आपकी मेड? वो तो काफी दिनों से छुट्टी पे गई हुई है। नाम क्या आपकी मेड का? सलमा। दिखने में तो बहुत सीधी सादी लगती थी। रहती कहाँ? उस्मानपुर में कहीं। एक दिन यहाँ काम मांगने के लिए आई थी तो हमने उसे रख लिया था। उस्मानपुर में एग्जैक्टली कहाँ? सर वो तो पता नहीं। आपको उसका एड्रेस नहीं पता और आपने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उसको अपने यहाँ काम पे रख लिया? फोटो है? शायद मेरे मोबाइल में हो सकता है। देखिए फोटो। सर मालिनी और सरिता के पड़ोसी का दिलीप शर्मा से कॉमन कनेक्शन मिला। हो सकता है सिद्दीका से भी इस मेड सलमा का कोई कनेक्शन हो। योगेंद्र ने हमें बताया था कि सलमा उस्मानपुर में कहीं रहती। हिमांशु, पूरा इलाका छान मार और ढूंढ निकाले सलमा। एक के बाद एक जिस तरह से ये लाशों पर एक्स के निशान बढ़ते जा रहे हैं तो मुमकिन है अभी और मर्डर्स हो और उनकी कलाई पर ये एक्स के निशान 6, 7 या 8 भी हो सकते हैं। लेकिन हमें उन्हें रोकना है। हमें किसी भी सूरत में इस क्राइम को होने से रोकना है। इज दैट क्लियर? यस सर। पुलिस ऐसी हत्याओं को रोकने की कोशिश में भी जुटी थी और सलमा की तलाश में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। साल 2019 की 1 जनवरी से लेकर अब तक पूरे 28 दिन गुजर चुके थे और पुलिस को 28 जनवरी 2019 को एक अहम लीड मिली। सर तकरीबन 10 दिन पहले 18 जनवरी की रात बाईपास रोड के पास वाले जंगल में हमें एक साहिल नाम का लड़का घायल अवस्था में मिला था सर। और सर ये लड़की सलमा उसकी दोस्त थी जो हॉस्पिटल में उससे मिलने आया करती थी। सर साहब साहिल है वो, कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अब कहाँ है लड़की? सर 3 दिन पहले ये लड़की उस लड़के को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के ले गई थी। कहाँ ले गए? सर उसने एड्रेस लिखवाया था लेकिन जब हमने चेक किया तो एड्रेस गलत निकला सर। और वो लड़का, उसको क्या हुआ था? सर उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। जब उसे होश आया तो हमने उसका बयान भी लिया था। मैं तो जा रहा था सर, किसी ने पीछे से चाकू घोंप दिया सर। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। लेकिन लड़के ने किसी के ऊपर शक नहीं जताया सर। उस लड़के की बॉडी पर या कहीं भी इस तरह का कोई मार्क्स था? नहीं सर, हमें तो मामला लूट का ही लग रहा था क्योंकि उसका पर्स और मोबाइल दोनों गायब थे सर। इसलिए तुमने उनको जाने दी? एक आम लड़की ने गलत एड्रेस लिखवाया और चकमा देके निकल गई एंड यू कॉल योरसेल्फ ए पुलिसमैन। इतनी लापरवाही कैसे कर सकते? कुछ आइडिया आपको? इतने मर्डर हो रहे? 31 दिसंबर की रात को रोहिणी में 2 मर्डर हुए, फिर 6 जनवरी को केशवपुर में 2 मर्डर हुए, 14 जनवरी को एक लड़का एक लड़की का मर्डर हुआ और 18 जनवरी को तुम्हें एक लड़का मिला जिस पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। और 20 दिसंबर से मैं सलमा को ढूंढ रही हूं। कब से? 20 दिसंबर से। एंड टुडे इज व्हाट? 28। 8 दिन बाद तुम हमारे पास आए। सॉरी सर। थैंक यू। फोटो ली आपने उस लड़के की? जी सर। साहिल खाना। साहिल अभी भी गुड़िया के बारे में सोच रहे हो? साहिल उसके बारे में सोचना बंद करो वरना घुटते रह जाओगे। सर 18 जनवरी की रात को वो लड़का बाईपास रोड के पास एक जंगल में मिला था और मैंने चेक किया कि 18 जनवरी की रात को नरेला में भी एक वारदात हुई थी। नरेला पुलिस से उस केस की अपडेट ली है सर मैंने। सर ये बच्ची है गुड़िया, नरेला में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। 18 जनवरी की रात को इनके घर में लूट की कोशिश हुई थी जिसमें इस बच्ची का मर्डर हो गया। इस बच्ची का गला भी उसी तरह रेता गया जैसे मर्डर केसेस अपने एरिया में सामने आए हैं सर। क्या इस बच्ची की कलाई पर भी एक्स का मार्क बनाया गया था? नहीं सर, इसकी कलाई पर कोई भी एक्स मार्क नहीं मिला, लेकिन इस मर्डर का मोडस ऑपरेंडी सेम है। इस बच्ची की फैमिली से मिलो, शायद कोई लीड मिल जाए। ओके सर। सर उस रात हम सब सो रहे थे, घर के दरवाजे का लेस भी अंदर से लगा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा हूँ लुटेरे हमारे घर में अंदर कैसे घुसे थे। इस लड़की को जानते हैं आप? ये तो हमारी मेड थी साहब। मेड? जी। अभी कहाँ ये? इसने तो कुछ महीने पहले काम छोड़ दिया।
ये लड़की सलमा इन लोगों के लिए रेकी करती होगी। ये पक्का कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। और इस लड़के साहिल की फोटो सर्कुलेट करो, जितनी जल्दी हो सके ढूंढो इन दोनों को। चलो। साहिल जल्दी चलो, पुलिस है। साहिल चलो। दर्द हो रहा है? बोलो, वरना ऐसी चोटें देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। समझे? शुरू हो जाओ। कौन? सर 4 कत्ल के बाद उस 5वीं लड़की का कत्ल करते हुए मैं नहीं कांपा, क्योंकि उस 5वीं लड़की को मारकर मैंने सलमा की बेइज्जती का बदला लिया। उस लड़की ने सलमा की बेइज्जती की थी सर। एक चोर! रुक रुक रुक! साहिल, साहिल क्या हुआ? तू रोक क्यों रही है? उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा और बहुत कुछ सुनाया। मैंने बस उसका पर्स लिया था, उसी पे वो भड़क पड़ी। चल। और फिर सलमा ने गुड़िया के घर को अपना टारगेट बनाया था, जहां मुझे आखिरी कत्ल करना था। सर मैंने नहीं सोचा था कि वहां मुझे उस बच्चे को मारना पड़ेगा। कौन है? अरे मैंने उस बच्ची को मार तो दिया सर, लेकिन उसकी चीखें आज भी मुझे डराती हैं। सर उस बच्ची को सलमा के साथ हंसता देखा था मैंने। मालूम नहीं था कि उस बच्ची को भी मैं, सर अगर गुड़िया मेरी पहली शिकार होती तो मैं कभी दूसरी हत्या ना कर पाता। अरे मर गया लगता है ये। चल। सर मेरी किस्मत बुरी थी जो बच गया, फल जो भोगना था। और तुमने ये सब किया क्यों? सर हम 6 मार का गैंग एक बहुत पुरानी बिरादरी है। हमें परंपरा है कि हम अपने घरों से दूर चले जाते हैं और फिर जाके तय करते हैं कि लूटना किसे। साहब हम इसमें शहर के लोकल गुंडों की मदद लेते हैं, जो हमें ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं। ऐसे परिवारों को जिनकी आपस में बनती नहीं है, जो अकेले रहते हैं। जी सर। फिर सलमा वहां काम मांगने के लिए जाती है या फिर किसी ना किसी बहाने से वहां का मुआयना कर लेती है। और फिर तुम वहां जाकर मारकाट मचाते हो और तुम दोनों अपनी झोलियां भरकर निकल जाते हो वहां से। सर ये सब मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा था सर, वही मजबूरी थी सर, शर्त पूरी करनी थी। कैसी शर्त बे? सर हम 6 मारों में एक परंपरा होती है, अगर सर हमारी बिरादरी के लड़के को शादी करनी होती है तो उसे 6 हत्याएं करनी पड़ेंगी सर। सर मैं और सलमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। सर हम लोग नई जिंदगी जीना चाहते हैं, इस अपराध से दूर जाना चाहते थे। और सर जब मैंने सलमा के अब्बा से ये बात की तो उन्होंने यही शर्त रखी। हमारे छोरे को सलमा पसंद है, शादी के बाद वो उसे खुश रखेगा। सलमा से शादी करनी है तो इसे 6 कत्ल करने होंगे। मतलब अगर शादी करनी है तो उससे पहले 6 हत्याएं करनी पड़ेंगी। लेकिन सर मैं सब करना नहीं चाहता था सर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो हमारी शादी नहीं होने देते, और सर अगर हम भागते तो वो हमें मार देते। इसलिए सर हम हार गए। अपने प्यार को हासिल करने के लिए तुमने हत्याएं करने की सोची, यही तेरी हार थी। हाँ सर हार गया मैं, सही कह रहे हैं। लोगों को मारकर अपने प्यार को हासिल करने की सोच रहा था, हार गया सर मैं। अपने प्यार से, अपनी जिंदगी से हार गया मैं सर। साहिल और सलमा को अपने किए पर जो भी पछतावा हो, लेकिन उनके गुनाहों की कोई माफी नहीं है। और उनके बयान के आधार पर पुलिस ने अलग अलग राज्यों से 6 मार गैंग से जुड़े कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हमारे देश में तरह तरह की विचित्र प्रथाओं का मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन 6 मार गैंग से जुड़ी यह हत्याओं की प्रथा
सन्न कर देने वाली थी। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आज भी इस तरह के गैंग हमारे देश के कई हिस्सों में एक्टिव हैं, जो अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाकर हमारे घरों में घुसने की फिराक में कोई ना कोई जाल बिछा रहे होते हैं। पुलिस लगातार ऐसे गैंग से सतर्क रहने के लिए हिदायतें जारी करती रहती है और इनसे सतर्क रहना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं लेकिन हमेशा के लिए एक दर्द छोड़ जाते हैं। आज के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब कुछ पुराने पाप उभर कर नए रूप में सामने आए तो उन्होंने कई जिंदगियों को जुर्म की चपेट में ले लिया। शादी कर ले उससे, लेकिन सोना मत। उसके साथ सोई ना तो फिर देख लेना। बाबा, तुम तो कह रहे थे शादी नहीं करेगा। अरे यार, करनी पड़ रही है, बाबा नहीं मान रहे थे। आओ सुन भाई, ये है तुम्हारा घर। आज गोकुल की माँ होती तो करती सारे रीति रिवाज। मैं तो स्वागत ही कर सकता हूँ। क्या साला, सबकी शादी में तू बाल्टी भर के दारू पीता और खुद की बारी आई तो बात तक नहीं किया, सीधा घुस गया घर में। देखो अपने बड़ा फुलटू पीने का है। चल चल, ठीक है। आउट मत होना, समझा ना भाई लोग। गोकुल गोकुल गोकुल। अब आज क्या हुआ है? सर दर्द है। एक और बहाना। 15 दिन हो गए हमारी शादी को। अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की? थक गया हूं तुम्हारे बहाने सुन सुन के। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द। बहाना नहीं आओ, सच में दर्द है। आओ चाह। हेलो, हाँ साहब, चलेंगे ना साहब? हो साहब, मैं अब भी निकलता हूँ। मुंबई का भाड़ा है, मैं बस यूं गया और यूं आया। और वैसे भी आज की रात मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लवकर है। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई जा रहा हूँ बाबा। अच्छा, सीधे जा और सीधे आ, दोस्तों के साथ बैठने आने कहीं। और कितने बजे तक आएगा? 11 बजे तक लौट आऊंगा बाबा। नहीं आया तुम्हारे पास भी? ठीक है, अगर वो आया या उसका फोन है तो मुझे फोन करके बता देना। उमेश कह रहा है उसके घर पे भी नहीं आया। कहाँ का भाड़ा लेकर गया था? साहब बोल के गया था कि मुंबई का भाड़ा है, रात को 11 बजे तक लौट आएगा। कल सुबह से गया साहब, अब तक नहीं आया। आप गोकुल की फोटो दीजिए, उसकी गाड़ी का नंबर भी हम पता करते हैं। जी। ये किशोरी और चंद्रकांत ने गोकुल को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो रोज इस आस में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते कि शायद उन्हें गोकुल की कोई खबर मिल जाए, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा ही लगती।
गोकुल की कोई जानकारी मिली? वही कह रहे थे, अभी तो कुछ पता नहीं चला। सब मेरी गलती है, मैं ही मनहूस हूं, मेरी कुंडली में ही कोई दोष है। समय बीतता गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद गोकुल का कुछ पता नहीं चला। ना ही गोकुल की टैक्सी मिली और ना ही उसका कोई नामो निशान। गोकुल की पहचान समय की रेत में ढक कर रह गई और उसकी फाइल भी पुलिस स्टेशन में नए केसेस के नीचे दब गई। किशोरी, क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हो तुम? कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें कि रोहन को खुद का काम खुद करने दो। स्पेशल स्कूल में दाखिला करवाया इसका मैंने, अच्छे डॉक्टरों के पास इलाज करवा रहा हूं कि ठीक हो जाए मेरा लड़का, लेकिन तुम हो के उसे खुद से उभरने ही नहीं दे रही। देख, मेरा बेटा है, मेरा दिलीप महाजन का, वो खुद का काम खुद करेगा, खुद स्कूल में जाएगा, तैयार होगा, खुद अपने हाथ से दूध पिएगा। समझ तो ना तुला? हाँ बोल। हाँ ठीक है, चल ठीक है, ठेव। वो वाघमारे को बोल के रेती का ट्रक छुड़ाने के लिए बोलो। साइड पे काम अटका हुआ है। चलो पापा लोग उशीर होते, ओके? चॉकलेट खाते हो? चलो बाय 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 बाय। अबे सुनील, तू? चंदर, कैसा रे? अरे पर तू था किधर? इतने सालों के बाद दिखाए? मुंबई में था यार, एक फैक्ट्री में, मोबाइल की फैक्ट्री में। पर अभी अपने को मुंबई में जमता नहीं, तो अपन इधर वापस आ गए। वो जो अपना औंध के पास एक नया मॉल खुला है ना, उधर अपना मोबाइल का शॉप डालेगा, इधर ही रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अकेला है इधर, हम लोग के साथ नहीं लाया? शादी वीदी किया किधर है, अभी सोचता है करेगा। वैसे इधर सब ठीक है ना? कोई आया गया तो नहीं? आएगा कैसे, अपन इधर था ही नहीं। काय झालं रे किशोरी? आज वो पीछा करते करते घर तक आ गया, अभी भी बाहर ही खड़ा है। कोई भी तो नहीं बाहर? हमें सांगते ना, अब भी बाहर था वो। तेरे दिमाग के अंदर प्रॉब्लम है किशोरी। तुझे ऐसा बार बार लगता है कि कोई पीछा कर रहा है, लेकिन क्यों करेगा तेरा पीछा कोई? लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ है ना। उस दिन जब मैं अगरबत्ती लेने गई थी तब भी वो मेरा पीछा कर रहा था। चल मैं मंगला संग तुम्हारे साथ जाएगा जहां जाना होगा। उसकी जरूरत नहीं है, अगली बार किसी ने मेरा पीछा किया तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी।
अक्सर देखा गया है कि जब भी हमारे जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो हमारे प्रियजन, हमारे आसपास के लोग उसे बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन कभी कभी इन घटनाओं में लापरवाही बरतना बहुत भारी पड़ जाता है और हम बेवजह किसी ऐसी बड़ी घटना का शिकार हो जाते हैं जो हमारी सोच से भी परे होती है। अमन, स्कूल से आते वक्त सीधे घर आ जाना, कहीं खेलने मत लग जाना। ओके ओके आंटी, बाय। संगीता, हाँ ताई, मैं मार्केट होकर आ रही हूँ, माधुरी का ध्यान रखना, मतलब जरा वेळ लागे ना। जी। ताई, कहाँ थी आप? कब से आपको फोन कर रहे हैं? अरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। पर झाला का इतनी क्यों परेशान है तू? रोहन बाबा अब तक स्कूल से नहीं लौटे हैं, तो साहब उनको स्कूल में देखने गए थे, तो पता लगा कि वो स्कूल पहुंचे ही नहीं थे। पहुंचा नहीं मतलब? अरे नाही रे, तिकडे बघितला मी। तुम लोग डेपो के उधर जाओ, ठीक है? हाँ, मंग्या को भी बोलो। कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है। अरे मुझे नहीं पता, मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। पर रोहन को टाइम मिला? पता नहीं चला अभी तक उसका कुछ। सुनो ना, लेट नहीं करते, पुलिस स्टेशन चलते। संगीता, घर का ध्यान रखो। चल। रोहन घर से स्कूल पैदल जाता है? जी पैदल जाता है सर, उसका स्कूल हमारे घर के पास ही। वो हमारे मोहल्ले के ही तो बच्चे, अमन और अतुल, उनके साथ ही रोज स्कूल जाता है और वापस आता है। सर ये तीनों साथ में स्कूल जाता है, लेकिन रोहन का स्कूल पहले पड़ता है एक गली में, जहाँ से वो अकेले जाता है। सर मैं स्कूल गया तो पता चला कि रोहन आज स्कूल पहुंचा ही नहीं। कोई रिश्तेदार वगैरह उनके घर चला गया हो, पता किया आपने? सर ऐसे तो कोई रिश्तेदार है नहीं, लेकिन स्कूल के टाइम पे स्कूल ना जाकर रोहन अकेला कहीं क्यों जाएगा? आपको किसी पे शक है? किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। सब पिछले कुछ दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है। जी सर, 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन आई थी और मुझे बताया भी था कि कोई इनका पीछा कर रहा है। सर एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। कौन है, आप जानते हैं उसे? नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन वो अभी भी बाहर खड़ा है। आइए मेरे साथ। कोई भी तो नहीं है मैडम? अब भी यही खड़ा था वो। क्या हुआ? फिर किसी ने पीछा किया? हाँ, वो आप कौन? ये मेरे पति हैं, दिलीप महाजन। मैंने इन्हें फोन करके बुलाया। कौन पीछा कर रहा था? आपको चेहरा याद है? स्केच बनवा सकती हैं? मैंने कभी उसे ठीक से देखा नहीं, वो पूरी तरह सामने नहीं आता था। दिलीप जी, हाँ सर। आप काम क्या करते हैं? हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सिविल। तो आपको किसी का फोन आया? I mean, फिरौती के लिए? अभी तक तो नहीं सर। मेरा रोहन बहुत छोटा है सर, प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले हमें बताइए। सुहास, बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बहुत छोटा है, मोहल्ले के और 2 बच्चों के साथ स्कूल जाता है, तो रास्ता भटकने का तो कोई चांस नहीं है। खैर, तुम उन दोनों बच्चों और स्कूल से पता करो, देखो क्या पता चलता है। रमाकांत, तुम रोहन के स्कूल से लेकर घर तक पूरा रास्ता चेक करो, साथ ही उसकी फोटो हर जगह सर्कुलेट करवाओ। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह सर्च करवाओ। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। रोहन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्कूल अकेला भेजो, यही बोलते थे ना तुम। आता बगा, मेरे बेटे का किसी ने किडनैप कर लिया। किशोर, तू ऐसा क्यों समझती है कि किसी ने किडनैप कर लिया उसे? देख देख, पुलिस ढूंढ रही है उसे, मिल जाएगा वो। पता नहीं किस साल में होगा मेरा रोहन। हाँ अंकल, सुबह तो हम साथ ही गए थे। वो जो टर्निंग आती है ना, वहां से रोहन अपने स्कूल चला गया और फिर हम अपने स्कूल चले गए। और स्कूल छूटने के बाद? स्कूल छूटने के बाद वो टर्निंग पे हम वहाँ वेट कर रहे थे रोहन का, लेकिन फिर वो आया ही नहीं। बेटा, जब आप स्कूल जा रहे थे तब आपको ऐसा लगा कि कोई आपका पीछा कर रहा था? नहीं अंकल, ऐसा तो नहीं लगा।
सुहास, बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इसके माँ बाप को हॉस्पिटल बुलाओ। रमाकांत सर, इस जंगल और आसपास के पूरे इलाके को स्कैन करो और फोरेंसिक टीम को बुलाओ तुरंत। ओके सर। किशोर, ये उसी का काम है। मार दिया उसने मेरे बच्चे को। मैंने पहले भी कहा था, किसी ने नहीं सुनी। रोहन की बॉडी हमें बकोरी पास के जंगल से मिली। हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दिलीप जी, मैं आपसे फिर एक बार पूछ रहा हूं, कोई ऐसा है जो आपको चोट पहुंचाना चाहता हो, आपकी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी हो जो आपके बेटे रोहन को इस तरह से गला दबा के मारे? सर मैं सिंपल सा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? हे बघा, इथे मिसिंग कंप्लेंटची लाईन लगलेली आहे और वैसे भी सरकार 7 साल के बाद मृत्यु का अनुमान लगाकर केस को बंद कर देती है और आपके केस को तो 9 साल हुए हैं। फिर आपका बेटा तो जवान था, अगर जिंदा होता तो लौट कर नहीं आता। लौट कर नहीं आएगा मतलब मर गया क्या? अगर मर गया तो ऐसे पक्की खबर दो ना, तो फिर मैं बार बार आपके यहाँ नहीं आऊंगा। ग्यारह बजे तक लौट आऊंगा बाबा। स्टॉकर का कुछ पता चला? नहीं सर। अगर स्टॉकर ने ही किडनैप किया था और फिर मार दिया तो मकसद क्या था? कहीं ये कोई साइको किलर तो नहीं? क्योंकि फिरौती का भी कोई कॉल नहीं आया और क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता तो जाहिर सी बात है कि चिल्लाया भी नहीं होगा। क्या पता किलर रोहन के माँ बाप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहता हो। ये दिलीप और किशोरी, इनकी पूरी छानबीन करो, हो सकता है इनके इर्द गिर्द हमें कोई क्लू मिल जाए। हाँ गणेश बोल। साहब, पाटिल नगर में एक चाय वाला है, उसका ऐसे कहना है उसने एक आदमी को रोहन और उसकी माँ का पीछा करते हुए और घूरते हुए देखा है। एक काम कर, इस चाय वाले को तुरंत थाने लेकर आ। बोल सुरेश, क्या देखा तुम? साहब एक आदमी था जो मेरी दुकान पर चाय पीने के लिए आता था। ये फोटो जो दिखाई गणेश ने, ये लड़का और उसकी माँ को वो घूरता था और उन लोगों का पीछा करता था। कौन था वो आदमी? इससे पहले भी तेरी दुकान पे कभी आया है? नहीं साहब, वो कुछ दिनों से मेरी दुकान पे आ रहा था। शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? जितना याद है बता दूंगा साहब। सर, ये वो स्टॉकर का स्केच है जो किशोरी और उसके बेटे रोहन का पीछा करते हुए देखा गया था। जगह जगह इसके पोस्टर लगवाओ, अपने खबरी नेटवर्क में भी सर्कुलेट करवाओ। इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही था वो आदमी जो मेरा पीछा करता था, पर इसने रोहन को क्यों? किशोरी जी, आपने तो इसे देखते ही पहचान लिया, लेकिन जब पिछली बार हमने आपसे स्टॉकर का चेहरा पहचानने की बात की थी तो आपने इनकार कर दिया था। सर, मैंने आपको पहले भी बोला था, ऐसे साफ साफ मुझे याद नहीं, क्योंकि वो कभी पूरी तरह सामने नहीं आता था। ये कौन है मैं इसे नहीं जानती। नमस्कार बाबू। बरोबर देख ले, पुलिस ढूंढ रही है इसे, उससे पहले तुम्हें उसे ढूंढना है। आप टेंशन मत लो बाबू, हो जाएगा। सर, उस स्टॉकर का पता चल गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस पर हमला हुआ है और इस वक्त उसका इलाज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। आदमी का नाम सुनील है और उस पर चाकू से वार किया गया था। हथेलियां बाहर आ चुकी थी। वो खुद अपने पेट को समेटकर यहां तक आया था। अब वो खतरे से बाहर है, आप उससे पूछताछ कर सकते हैं। थैंक यू।
क्या नाम है तेरा? सुनील साहब। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अपन पैदल अपने घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में तो क्या लगता है तुझे, किसने हमला करवाया ये? अपन का तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है साहब। अभी कुछ ही दिन हुए अपन को पुणे आए साहब। ये औरत, इसका पीछा क्यों करता था तू? साहब, इस औरत का चेहरा अपन की रिश्तेदारी में एक औरत से मिलता है साहब, लेकिन 3-4 दिन पीछा करने के बाद अपन को लगा कि ये वो औरत नहीं है, तो अपन ने पीछा करना छोड़ दिया साहब। जब तुझे लगा कि तू इसे जानता है तो रोक के पूछना चाहिए था ना। अब साहब ऐसे कैसे रास्ते में किसी लेडीज से बात करता साहब? किसी लेडीज का पीछा कर सकता है लेकिन उसे रोक के पूछ नहीं सकता। और ये बच्चा इसे जानता है? हाँ साहब, ये भी इसी औरत के साथ ही रहता था साहब। पर हुआ क्या है साहब? मर्डर। पहले इस बच्चे को किडनैप किया गया, फिर मारा गया, और तू इस बच्चे को और इसकी मां को फॉलो करता था। अब तेरे ऊपर अटैक हुआ है। क्या कनेक्शन क्या है? कोई कनेक्शन नहीं है साहब। अपन तो बस एक आध बार इस औरत का पीछा किया साहब, अपन तो इसको जानता भी नहीं। तू रहता कहाँ है? तेरी फैमिली में कौन कौन है? साईं मंदिर के पास दोसा गली में रहता है साहब। अभी 15 दिन पहले ही पुणे आया साहब। उसके पहले मुंबई में रहता था साहब, एक मोबाइल कंपनी में काम करता था। सर ये पक्का झूठ बोल रहा है। अगर इसने पीछा करना बंद कर दिया होता तो किशोरी महाजन कांस्टेबल रमाकांत के पास कंप्लेंट करने क्यों आती? सर एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। कौन है, आप जानते हैं उसे? अभी तो ये सुनील जोशी हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि इसे रोहन और उसकी मां किशोरी का पीछा करते हुए देखा गया था, लेकिन इसका मोटिव नजर नहीं आ रहा है। एक काम करो, एक कांस्टेबल तैनात करो इसकी निगरानी के लिए, और हॉस्पिटल वालों से कहो कि जब इसे डिस्चार्ज दें पहले हमें इन्फॉर्म करें। फिलहाल के लिए पुणे में जहां ये रहता है उसके आसपास और मुंबई से इसका बैकग्राउंड चेक करवा। सर मैंने किशोरी और दिलीप के घर काम करने वाली मेट संगीता से बात की। क्या कहा उसने? मेरा नाम तो नहीं आएगा ना, नहीं तो मेरा काम छूट जाएगा। संगीता तू टेंशन मत ले, जो जानती है सच बता दे, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे को तो लगता है कि दिलीप साहिब रोहन बाबा से प्यार ही नहीं करते थे। बार बार समझा ना कि उसे खुद का काम खुद करने दो। कौन सा पाप किया था कि मुझे ऐसा बेटा पैदा हुआ मेरे? मैं जहां भी जाता हूँ लोग बोलते दिलीप भाव को लड़का देखो, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अच्छा था पैदा होते ही मर जाता। मुझे अभी भी यही लगता है कि रोहन का कातिल दिलीप और किशोरी को कोई सबक सिखाना चाहता था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दिलीप ने ही अपने बेटे रोहन की सुपारी सुनील को दी हो और काम खत्म होने के बाद सुनील को रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि कोई सबूत ना बचे? अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, सारे एंगल्स ओपन रखो। यह पता लगाओ कि सुनील जोशी और दिलीप महाजन का आपस में कोई कनेक्शन है क्या। तब तक मैं किशोरी से बात करता हूं। सब कौन सा बाप अपने बच्चे से उम्मीदें नहीं बांधता? वो रोहन को अपनी तरह काबिल बनाना चाहते थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अपने बच्चे को मार देंगे। देखिए मैं आपसे एक सीधा और सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, क्या दिलीप सुनील पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं? क्या रोहन की हत्या इससे जुड़ी है? आप लोग कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। मेरा बेटा मुझसे छिन गया है, मेरी जिंदगी बेकार हो गई और आप लोग हमें ही परेशान कर रहे हैं, मेरे पति पर शक कर रहे हैं। देखिए किशोरी जी, हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, आपके बेटे के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। क्या आपके पति दिलीप सुनील पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं? क्या वो रोहन की हत्या करवा सकते हैं? कितनी बार कहूं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ उनका गुस्सा तेज है, लेकिन मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। अगर वो नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। आप ही सोचिए, जिसने मेरी जान बचाई, मुझसे शादी की, मुझे सहारा दिया, वो भला अपने बेटी की जान कैसे ले सकता है? अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ही इज फिट नाउ, हम उसे डिस्चार्ज दे रहे हैं, आगे आप देख लीजिए। अभी के लिए तुझे जाने दे रहे हैं, लेकिन ये मत समझना हमारी नजर नहीं रहेगी तुझ पे। हमें बिना बताए तो शहर से बाहर नहीं जा सकता, और रोज थाने आना पड़ेगा तुझे हाजिरी देने के लिए, समझा? ठीक है साहब, अपन आ जाएगा रोज आपसे मिलने। अभी चलता है। पिछले कुछ दिनों में आसपास के एरिया में जो कंकाल के अलग अलग टुकड़े मिलने के कंप्लेंट्स आ रहे थे, उसमें आज एक और बढ़ोतरी हुई है।
किसी गाड़ी के नीचे कंकाल का सर मिला है। अभी तक जितनी भी हड्डियां मिली हैं सबको एफएसएल लैब में टेस्टिंग के लिए भिजवाओ और रिपोर्ट मंगवाओ। सर दिलीप महाजन के बारे में एक बात पता लगी है। सर दिलीप ने हिस्ट्री शीटर दगड़ू सावंत को सुनील को मारने की सुपारी दी थी। नमस्कार बाबू। क्या सब अंदर आ जाओ। आजा गणेश। सब कल रात को मैंने सुनील का पीछा किया, वो जंगल में गया था, वहां एक गड्ढे के पास जाके खड़ा हो गया और काफी परेशान लग रहा था साहब। ये सुनील मुझे शुरू से ही गड़बड़ लग रहा है। जब पहले हमने उससे दिलीप के बारे में पूछा था तो उसने कहा कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो दिलीप ने उसे मारने की सुपारी क्यों दी? दिलीप और सुनील दोनों को उठा और साथ में उस हिस्ट्री चीटर को, क्या नाम है उसका? दगड़ू सावंत। क्या मैं जान सकता हूं मुझे इस तरह यहां लाने का क्या मतलब है? सुनील जोशी से किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? साहब अपन का दिलीप महाजन के साथ कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, रोहन को मारने की सुपारी के पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था? सर तुम क्या डोका फिर लायत का? हाँ, मैं अपने रोहन को मारने के लिए सुपारी दूंगा? मामला बिल्कुल साफ है। तुम्हें रोहन पसंद नहीं था, उसका ना बोलना तुम्हें खलता था और तुम जानते थे कि सुनील रोहन और उसकी मां का पीछा करता है। तुमने उसका इस्तेमाल किया, सुनील के हाथों अपने बेटे को मरवाया और तुम्हारा राज सामने ना आए इसलिए तुमने सुनील की भी सुपारी दी। अपन बहुत सीधा साधा आदमी है साहब। मुंबई में मोबाइल कंपनी में काम करता था, इधर पुणे में अपना दुकान खोलना चाहता है। साहब अपन कौन सा एंगल से आपको सुपारी लेने वाला लगता है साहब, वो भी छोटे बच्चे की। सर आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मेरा बच्चा मरा है सर, और उसके कातिल को पकड़ने के बजाय आप मुझ पर शक करें। बार बार एक ही बात दोहरा रहे हो कि मैंने अपने रोहन की सुपारी दी उस सुनील को मारने के लिए। सर मैं 1000 बार कह चुका हूं कि मैं नहीं जानता हूं ये कौन है, सुनील मुनील जो भी है। नहीं जानता ना सुनील को? नहीं। ठीक है, अब भी तू यही कहेगा कि तू सुनील को नहीं जानता? बोल। हाँ दी मैंने सुपारी, लेकिन उस साले की किस्मत अच्छी थी कि बच गया साला। लेकिन अगर दोबारा मुझे मौका मिलेगा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा सर उसे। रोहन कैसा भी था लेकिन मेरा अपना खून, बहुत बहुत प्यार करता था मैं उससे, अब भी करता उसे। एक तरफ तो तू अपने बेटे से परेशान था कि समाज में तेरा नाम खराब हो रहा है, दिलीप भाऊ का बेटा बोल सुन नहीं सकता, तो अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? देख मैं अभी भी बोल रहा हूं, सच सच बोल। सर मैं सच बोल रहा हूं। आप चाहे तो उनसे दगड़ू से पूछ लीजिए, हम उस तक पहुंचे उससे पहले कोई किसी और ने उस पर हमला कर दिया। हाँ साहब, और मैंने भी बोला ना साहब आपको कि मुझे सुपारी मिली थी, लेकिन मेरे से पहले किसी और ने काम कर दिया। क्या लगता है सर आपको कि दिलीप सच बोल रहा है? कुछ कहा नहीं जा सकता सुहास, आज के जमाने में इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, ऐसे में हमारा काम और कठिन हो जाता है। दिलीप और सुनील इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, शायद कुछ सुराग मिले। बट सर एफएसएल से रिपोर्ट आ गई है, इतने दिनों से जो हड्डियां यहाँ वहां मिल रही थी वो किसी एक ही आदमी की, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 के बीच है, और सर ये हड्डियां 9 साल पुरानी है। एक ही आदमी की? कोई 9 साल बाद इन हड्डियों को गड्ढे से निकालकर यहाँ वहां क्यों फेंक रहा है? सर ये सुनील भी 9 साल बाद यहाँ आया है। मुंबई में था यार, एक फैक्ट्री में, मोबाइल की फैक्ट्री में। और गणेश ने सुनील को जंगल में एक गड्ढे के पास खड़े देखा था। सर यही वो जगह है जहां मैंने सुनील को देखा था। एक और हड्डी? सर 9 साल बाद इस तरह से हड्डियों को बाहर निकाला गया है, आखिर को करना क्या चाहता है? अपने राज को हमारे सामने आने से रोकना चाहता है। आसपास चेक करो। सुहास, ये तो किसी कार या टेम्पो के टायर के निशान है, और गाड़ी इस तरफ से आई, इसी तरफ वापस गई, और ये रास्ता तो आगे जाके बहुत खराब है। इसका मतलब है इस रूट का जानबूझ के इस्तेमाल किया गया ताकि कोई किसी की नजर में ना आए।
हाँ सर, क्योंकि इस रास्ते से तो बड़ी आसानी से आ जा सकता है। आसपास की सभी दुकानें, पेट्रोल पंप, ढाबे, टैक्सी और टेम्पो स्टैंड, हर जगह पूछताछ करो। हर जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो सकता है किसी ने इस रास्ते से किसी गाड़ी को आते जाते देखा हो। किशोरी को स्टॉक करना, रोहन का किडनैप होना, उसका मर्डर और अब ये गड्ढा, इन सब में एक ही चीज कॉमन है, वो है सुनील। इस सुनील को एक बार फिर उठाओ और पिछले 9 सालों के जितने भी अनसॉल्व मिसिंग केसेस हैं, सबकी फाइल मंगवाओ और इस हड्डी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजो। पुणे पुलिस 9 साल पुराने कंकाल के अवशेषों के मिलने और 7 साल के रोहन महाजन के मर्डर के बीच की कड़ी को सुलझाने के बहुत करीब थी। एफएसएल यानी कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने 9 साल पुराने गुमशुदा लोगों के केसेस को चेक किया और 2 लोगों की पहचान हुई। सर, 9 साल पुराने जितने भी अनसॉल्व मिसिंग केसेस हैं, उसमें से ये केस हमारे प्रोफाइल से मैच करता है। 28 साल का गोकुल कदम। गोकुल कदम? इसकी फैमिली से मिलो, पता करो 9 साल पहले की इसकी क्या कहानी। राइट सर। क्या? हाँ सर। तुम तो कह रहा था शादी नहीं करेगा। अरे यार, करनी पड़ रही है, बाबा नहीं मान रहे थे। किशोरी की शादी 9 साल पहले इस गोकुल के साथ हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद यानी 21 मई 2010 को गोकुल घर से ये कह के निकला कि वो मुंबई को भाड़ा लेकर जा रहा है और आज तक घर वापस नहीं लौटा। ये किशोरी, सुनील और दिलीप, इनके बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। तुम गोकुल के पिता को डीएनए सैंपलिंग के लिए लेके जाओ, इन तीनों से मैं निपटता हूँ। साहब, मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला क्या? देखिए, हमें कुछ हड्डियां मिली है, एक बार आपका डीएनए सैंपल मैच करा के देखते हैं, शायद जवाब मिल जाए। सर, सुनील कल से हाजिरी पे नहीं आया। मैं उसके घर पे गया था, वहां पे भी नहीं है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मेरे बेटे के कातिल का मिलना तो दूर, अब मेरी पत्नी भी गायब हो गई, फोन भी बंद आ रहा है उसका। क्या? कितने बजे निकली तुम्हारी पत्नी घर से? 2 बजे नहीं, 1 बजे। एक के बाद एक सारे हादसे तुम्हारे घर में क्यों हो रहे हैं? कहीं किशोरी को तुमने ही तो गायब नहीं किया है? मेरे बेटे के कातिल को ढूंढने के बजाय, मेरी पत्नी को ढूंढने के बजाय आप मुझे ही सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं सर। वही बीवी जिसकी 9 साल पहले भी एक शादी हो चुकी थी और फिर एक दिन अचानक उसका पति गायब हो जाता है और फिर 1 साल के इंतजार के बाद तुम उसकी मांग में सिंदूर भर देते हो। तुमने क्यों शादी की उससे? क्या वजह थी? मुझे जो सही लगा वो किया मैं बताता हूं कि तुमने किशोरी से शादी क्यों की। तुम पहले से ही किशोरी को पसंद करते थे या शायद तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बस उसके पति को मार दिया और कर ली शादी। और अगर रोहन की बात करें तो वो बेचारा बोल सुन नहीं सकता था। तुम उस पर भी अपना गुस्सा उतारते थे, उसे दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते थे और अपने इसी गुस्से की वजह से तुमने एक दिन उसे मार दिया। और जब ये बात किशोरी को पता चली तो तुमने किशोरी को भी गायब कर दिया, या उसे भी। मुझे मेरी बच्ची के पास जाना, छोटी है वो, मेरे बिना नहीं रह पाएगी। क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे जाने दो। जिस जंगल के गड्ढे से गोकुल कदम के अवशेषों को निकाला गया था, पुलिस ने हाईवे से उस जंगल को कनेक्ट करती हर सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस को घंटों घंटों बैठकर देखा और एक सीसीटीवी फुटेज में उन्हें एक टेम्पो जंगल की तरफ जाता और फिर वापस आता दिखाई दिया और ये टेम्पो किसी पकिया नाम के आदमी का था। और मैं क्या, दाल चावल कैसा है? मुंह खोलने के लिए और टाइम चाहिए तो बाद में आता हूं। सब बताता हूँ साहब। सब एक आदमी ने मेरा टेम्पो किराए पे लिया था। इन दोनों में से कौन था? इनमें से कोई नहीं था साहब। तो बोल, कौन था?
सर 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन आई थी। कोई भी तो नहीं है मैडम? सर दिलीप ने हिस्ट्री शीटर दगड़ू सावंत को सुनील को मारने की सुपारी दी थी। आप लोग यहाँ पे? हमें नहीं पता था हमारे बीच रहकर इतना बड़ा खेल खेलने वाला हमारा अपना ही आदमी है। सुहास, तलाशी लो घर की। अब सिर्फ सच बोलना बेहतर होगा तेरे लिए। बोल, 9 साल पहले गोकुल और अब रोहन को क्यों मारा? और सुनील और किशोरी को बंदी बना के क्यों रखा था? उनके साथ क्या संबंध है तेरा? सब बताता हूँ, लेकिन सर एक बात है कि मैंने रोहन को नहीं मारा है। बाकी सब कुछ बताता हूँ। किशोरी और मेरे भी संबंध थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रमाकांत, किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? शादी कर ले उससे, लेकिन सोना मत। आगे जो करना है वो मेरे पर छोड़ दे। अगर उसके साथ सोई ना तो फिर देख लेना। जाति अलग होने की वजह से घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते थे। फिर एक दिन किशोरी के पिता ने गोकुल से उसकी शादी कर दी। हमने पहले ही तय कर लिया था कि शादी भले ही गोकुल से हो जाए, लेकिन वो रहेगी सिर्फ मेरी, और वक्त आने पर हम शादी कर लेंगे। मैंने रमाकांत की बात मान ली और तय कर लिया कि मैं गोकुल से दूर ही रहूंगी और उसे भी अपने करीब नहीं आने दूंगी। अब आज क्या हुआ है? सर दर्द है। एक और बहाना। 15 दिन हो गए हमारी शादी को। अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की? लेकिन गोकुल का गुस्सा बढ़ता गया और एक दिन सर मैंने ही एक फर्जी नंबर से गोकुल को फोन किया और उसकी टैक्सी मुंबई के लिए बुक की। तुम टैक्सी चलाते हो ना? हाँ साहब, मुंबई जाना है। चलेंगे ना साहब? रात तक वापस आ जाएंगे। मुंबई का भाड़ा है। मैं बस यूं गया और यूं आया। जब वो उस जगह पहुंचा तो मैंने सुनील के साथ मिलकर उसको मार दिया। मैंने गोकुल की गाड़ी तालाब में धकेल दी थी। सब कुछ रफा दफा हो गया था। सुनील मुंबई चला गया था, पर मैं और किशोरी एकदम से शादी नहीं कर सकते थे। कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर शक जा सकता था। मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया। मेरी ट्रेनिंग के दौरान किशोरी के पिता ने उसकी ज़बरदस्ती दूसरी शादी करा दी थी। हमारे अंदर दोबारा से किशोरी की शादी तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। फिर 9 साल बाद हमारी ज़िंदगी में सुनील वापस आ गया। उसने किशोरी का पीछा करना शुरू कर दिया और उसको ब्लैकमेल करने लगा। मुझे 5 लाख रुपए दे दे और अपनी गृहस्थी बचा ले और मेरी बसने दे, वरना मैं ऐसे ही तेरा पीछा करता रहूंगा और घर पहुंच जाऊंगा। किशोरी मुझसे मिलने थाने आई। किशोरी तुम? सुनील वापस आ गया और ब्लैकमेल कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। कुछ करो रमाकांत। वो कंप्लेन करने के बहाने थाने आई और पीछे से अपने पति दिलीप को भी बुला लिया ताकि किसी को शक ना हो। फिर मैंने सुनील को मरवाने के लिए उस पर हमला करवाया, लेकिन वो बच गया। फिर मैंने झूठी कहानियां बनाकर शक की सुई दिलीप महाजन की तरफ घुमा दी। बराबर देख ले, पुलिस ढूंढ रही है इसे। आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की कि पुलिस सुनील को ना छोड़े, लेकिन उसके खिलाफ सबूत ना मिलने के कारण उसको छोड़ना पड़ा। मुझे पता था कि वो गोकुल की बॉडी को लेकर मुझे अब ब्लैकमेल करेगा, इसलिए मैंने 9 साल पहले दफन की हुई गोकुल की बॉडी को निकाल लिया और कंकाल के टुकड़े इधर उधर फेंक दिए। सुनील के लिए मेरा शक यकीन में बदल गया जब मैंने उसे गड्ढे के पास देखा। मैंने सुनील को उठाया और बंदी बनाया और उसको समझाया कि वो चुप रहे, लेकिन वो नहीं माना, तो इसलिए मैंने उसकी ज़बान ही काट दी। और किशोरी के अपहरण के पीछे का क्या ड्रामा है? वो मुझसे मिलने आई थी, लेकिन वो गन ले आई। उसे लग रहा था इन सब के पीछे का जिम्मेदार मैं हूँ। अपने बच्चे के अपहरण से वो हताश हो चुकी थी। उसने बिना मुझसे पूछे आप लोगों से कंप्लेन कर दी। रोहन की हत्या और सुनील के पीछे पड़ जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी। मुझे डर था कि वो अपने बच्चे के गम में सारी सच्चाई आपको ना बता दे, इसलिए मैंने उसको भी किडनैप किया। तूने सारा माहौल इस तरीके से तैयार किया कि हमारा शक दिलीप पे जाए और ये मामला हमेशा के लिए बंद हो जाए। पर तू भूल गया कि हम पुलिस वाले राख से भी आग निकाल लेते हैं। अगर इतना दिमाग ईमानदारी से पुलिस की नौकरी करने में लगाया होता ना, तो नौकरी और जिंदगी दोनों बच जाते। रोहन की हत्या का सच क्या है? तू और रमाकांत अब उनको बहुत हल्के में ले रहे थे ना? मार दिया अपन तेरे बेटे को।
सुन, अभी भी अगर तुम लोग बाज नहीं आए ना तो अपन तो फंसेगा ही, लेकिन तेरी पोल भी खोल देगा। अभी अपन को 5 लाख नहीं 10 लाख चाहिए, वरना अपन तेरे पति को बता देगा कि तेरा एक कातिल के साथ चक्कर था और तूने ही अपने आशिक के हाथों अपने पहले पति को मरवाया। फिर जब मैंने ये बात रमाकांत को बताई तो उसने सुनील पर जानलेवा हमला किया। मैं नहीं जानती थी कि 9 साल पहले किया गुनाह मेरी जिंदगी में वापस आकर तबाही मचा देगा। जुर्म चाहे कितनी भी चालाकी से किया जाए, कितना भी छुपाया जाए, लेकिन एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। आत्महत्या करने की कोशिश ढूंढता क्या? हाँ, मेरे साथ इतनी जिंदगी गुजारने के बाद इतना सब कुछ छुपाया तो मुझे एक बार कहा होता, एक बार तो आज हमारा रोहन ना जिंदा होता। किशोरी, लेकिन तुम्हें तो ना मुझसे प्यार है, रोहन से, ना ही रामेश से। ये सब झूठ है, मुझे आपसे सच्चा प्यार है और इसी सच्चे प्यार को खोने के डर से मैंने आपसे सब कुछ छुपाया। मुझे माफ कर दो। अगर इंसान सही और गलत का फर्क समझ ले, भले और बुरे को जान ले, तो जुर्म का ख्याल आने से पहले ही उसके कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब इस सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोच को कुचल दिया जाता है तो अपराध की दहलीज पार करते हुए समय नहीं लगता और फिर अपराध नए नए रूप में जन्म लेता है। किशोरी ने गोकुल से शादी तो कर ली लेकिन निभा नहीं पाई, उल्टा पीछा छुड़ाने के लिए अपराध के दलदल में फंस गई। वो चाहती तो अपने बनाए इस चक्रव्यूह से गोकुल को अपनाकर खुद को आजाद कर सकती थी, लेकिन उसने आजादी के लिए अपराध का दामन थामा और अंजाम आप सबके सामने है। इसलिए सोचें, समझें और जीवन के हर मोड़ पर सही फैसला लें, ऐसा फैसला जो आपके जीवन चक्र को सुखद बनाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।